हेलो एंड वेलकम प्यारे स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, मेरा नाम है शिवांश और आज मैं लेकर आ चुका हूं पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर नेटवर्क की महामैराथन का पार्ट 2। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को याद होगा कि कंप्यूटर साइंस थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, इसका ऑलरेडी पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट 1 के अंदर हमने 2 यूनिट को कंप्लीट कर लिया था। ये 2 यूनिट को हमने अच्छे से कवर कर लिया था और आज के सेशन के अंदर हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क की बची हुई 3 यूनिट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। जहां पर सबसे पहले यूनिट थर्ड में हम देखेंगे नेटवर्क लेयर के बारे में, फिर यूनिट 4 में हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बारे में, और सबसे लास्ट में यूनिट नंबर 5 के अंदर हम देखेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस। हालांकि नेटवर्किंग डिवाइसेस को हम ऑलरेडी यूनिट 1 के अंदर काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हुए और यूनिट 5 को भी कवर कर लेंगे। आज की महामैराथन काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है आप सभी के एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए ऑलरेडी कंप्यूटर नेटवर्क की पार्ट 1 मैराथन का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी लाइव क्लास के अंदर करा चुका हूं और आज पार्ट 2 के अंदर हम बचे हुए टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सबसे अच्छी बात तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये होने वाली है कि मैं जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन बताता हूँ तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं हाथों हाथ मार्क कर देता हूँ, ताकि आपको एक एडवांटेज मिल सके। अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको हाथों हाथ एडवांटेज मिल सके और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट कर सके। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लाइव क्लास में लेकर आ रहा हूं। लाइव क्लास होने वाली है 21 नवंबर को शाम 5:30 बजे, जिसके अंदर मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कंप्यूटर नेटवर्क के जो एग्जाम में 100% आते ही आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जो भी टाइमिंग रहने वाली है, अभी तक तो 21 नवंबर 5:30 बजे की टाइमिंग है। जो भी अपडेट है वो आपको बता दिया जाएगा, तो सभी स्टूडेंट्स फटाफट से जाके जेई क्लासीमेट का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो ज्यादा देर ना करते हुए आज ही महामैराथन के पार्ट 2 को जल्दी फटाफट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है और बातें तो होती रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट 3 से स्टार्टिंग करेंगे। और जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है कि यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्क की, और आज से हम यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 को कवर करेंगे। जिन स्टूडेंट्स की यूनिट 1 और यूनिट 2 रह गई है किसी भी कारण से, वो अभी क्लास कंप्लीट होने के बाद अपना मतलब चैनल पर जाएंगे, जे क्लासमेट के चैनल पर जाएंगे तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क की महामैराथन का पार्ट 1 देखने के लिए मिल जाएगा। आप उसको भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं यूनिट 3 से। नेटवर्क लेयर एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है नेटवर्क लेयर। हमें पता है ओएसआई मॉडल में हमने नेटवर्क लेयर के बारे में पढ़ा, नीचे से 3rd नंबर की लेयर होती है, काफी इंपॉर्टेंट लेयर होती है, काफी सारे टास्क को परफॉर्म करती है। तो क्या होता है नेटवर्क लेयर? नेटवर्क लेयर कंप्यूटर नेटवर्क का 3rd लेयर है। आप कंप्यूटर नेटवर्क बोल लीजिए यहाँ पर, या ओएसआई मॉडल भी बोल सकते हैं यहाँ पर, कि ये ओएसआई मॉडल की 3rd लेयर है आफ्टर डेटा लिंक लेयर एंड बिफोर ट्रांसपोर्ट लेयर। ये ट्रांसपोर्ट लेयर से पहले और डेटा लिंक लेयर के बाद यही लेयर आती है। यानी सबसे नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसके ऊपर क्या आती है हमारी नेटवर्क लेयर आती है, राइट। और उस इससे ऊपर डेटा लिंक लेयर ये काम करती है, जो डेटा पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं। नेटवर्क लेयर का मुख्य कार्य क्या है? नेटवर्क लेयर एग्जाम में काफी बार भी पूछा जाता है नेटवर्क लेयर के बारे में, तो सिंपल सा हमें क्या बताना नेटवर्क लेयर के बारे में? नेटवर्क लेयर का मुख्य कार्य है डेटा पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। चाहे दोनों सिस्टम्स एक ही नेटवर्क में हो या अलग अलग नेटवर्क में, इससे मतलब नहीं है कि दोनों सिस्टम्स अलग अलग नेटवर्क में या सेम नेटवर्क में है। नेटवर्क लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये डेटा पैकेट्स को एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाए। यानी ये लेयर यह इंश्योर करती है कि डेटा सही रूट से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, राइट। इस लेयर को कभी कभी हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल, यानी ओएसआई मॉडल का हृदय, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारा हृदय होता है वही क्या करता है, सारी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करता है, राइट।
सो काफी सारी चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सेम इसी प्रकार नेटवर्क लेयर भी क्या है, ओएसआई मॉडल का हार्ट है, यानी ये बहुत इंपोर्टेंट लेयर है और काफी सारे टास्क को परफॉर्म करती है, राइट, क्योंकि यह लेयर राउटिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग दोनों ही हैंडल करती है। सो देख सकते हैं नेटवर्क लेयर कहाँ पे स्टैंड कर रही है, फिजिकल लेयर, उससे ऊपर डेटा लिंक लेयर, और डेटा लिंक लेयर से ऊपर थर्ड नंबर की है नेटवर्क लेयर, और उससे ऊपर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। सो ये ट्रांसपोर्ट लेयर से आने वाले डेटा पैकेट्स को पैकेट में कन्वर्ट करती है, उनके ऊपर आईपी एड्रेस लगाती है, उनके ऊपर राउटिंग इंफॉर्मेशन लगाती है और आगे ट्रांसमिट कर देती है, राइट। नाउ फंक्शंस ऑफ नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। सबसे पहला है एड्रेसिंग, ये एड्रेसिंग करने का काम करती है, यानी असाइन लॉजिकल एड्रेसेस। ये क्या करती है, प्रत्येक डेटा पैकेट के ऊपर एक लॉजिकल एड्रेस, जैसे आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जिसको हम शॉर्ट में आईपी एड्रेस बोलते हैं, नाम सुना होगा आपने। जैसे हम आईपी एड्रेस होता है, उसी आईपी एड्रेस को क्या करती है, हर डेटा पैकेट के साथ असाइन कर देती है, किसको, डिवाइसेस के साथ। देन ये राउटिंग का काम करती है, कैसे, फाइंड्स ऑप्टिमल पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में ये ऑप्टिमल पाथ यानी बेस्ट पाथ को फाइंड करने का काम करते हैं, जिसको हम राउटिंग बोलते हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट है और एग्जाम में राउटिंग से एक क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट इज फॉरवर्डिंग, ये क्या करते हैं, मोस्ट पैकेट फ्रॉम वन हॉप टू अनदर, ये एक हॉप से दूसरे हॉप तक डेटा को, डेटा पैकेट्स को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। अब हॉप क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए ये कंप्यूटर है, सेंडर है, यहाँ पर एक रिसीवर है, तो सेंडर से रिसीवर के बीच में बहुत सारे अलग अलग राउटर्स आ सकते हैं, तो जितने भी राउटर्स आते हैं उतने राउटर्स को हम हॉप बोलते हैं, यानी एक हॉप से दूसरे हॉप तक डेटा को ट्रांसमिट करने का ये कार्य करती है। फ्रेगमेंटेशन रीअसेंबली, ये क्या करती है, बड़े डेटा पैकेट्स को छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट करती है और बाद में रिसीविंग एंड पर उसको रीअसेंबल भी करते हैं, जो छोटे पैकेट्स हैं उसको फिर से जोड़ने का काम करती है, राइट। देन एरर हैंडलिंग, ये एरर हैंडलिंग भी करती है, यानी डिटेक्ट्स एंड मैनेजेस लॉस्ट और करप्ट पैकेट्स। यदि बीच में कोई डेटा पैकेट करप्ट हो जाता है या लॉस हो जाता है तो उसके डिटेक्ट करने के बाद उसको हैंडल भी करती है। एंड लास्ट इज कंजक्शन कंट्रोल, ये मैनेजेस डेटा फ्लो टू अवॉइड ट्रैफिक ओवरहेड, ट्रैफिक ओवरहेड से बचने के लिए कंजक्शन कंट्रोल करती है। कंजक्शन कंट्रोल मतलब डेटा इतना ही सेंड होगा जितना नेटवर्क में नेटवर्क की कैपेसिटी है, राइट। सो इतने सारे फंक्शंस के परफॉर्म करती है। देन देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर से कोई भी डेटा आया है, मान लेते हैं L4 जो लेयर 4 उसने डेटा दिया, अब क्या करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके साथ अपना एक हेडर और फोल्डर ऐड कर देगा जहां पर ये आईपी एड्रेस और राउटिंग इंफॉर्मेशन को ऐड करेगा और नीचे डेटा लिंक लेयर के पास ट्रांसमिट कर देगा, और रिसीविंग एंड पर इसका अपोजिट करेगा, जो भी डेटा आएगा डेटा पैकेट्स के साथ अपना जो भी हेडर होगा उसको हटा देगा, जो एक्चुअल डेटा पैकेट होगा उसको ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ ट्रांसमिट कर देगा या फॉरवर्ड कर देगा। सो ये इस तरह का आप डायग्राम एग्जाम में बनाकर आ सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और काफी अच्छा इंपैक्ट आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर डालते हैं, राइट। नाउ एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोकॉल्स वर्किंग नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, नेक्स्ट इज IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल एंड OCPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। सो अभी हम स्टार्टिंग करेंगे IPv4 से, और एग्जाम में ध्यान दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, IPv4 एंड IPv6 दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों में से एक 100% आएगा ही आएगा, मैं लिख कर दे सकता हूँ, या ज्यादा चांसेस है IPv4 के, थोड़े कम चांसेस है IPv6 के, क्योंकि IPv6 नया है मार्केट में और एग्जाम में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में काफी कम पूछा जाता है, लेकिन IPv4 तो मान लीजिए 100% आता ही आता है, और जहां पर IPv4 आएगा वहां पर RIP भी आएगा, और अगर IPv6 पूछा जाता है तो OCPF आपसे पूछा जाएगा, राइट। चलो जी IPv4 से स्टार्टिंग करते हैं। IPv4 का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जैसे हमने बात की आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल V4 यानी वर्जन 4, जो आज भी इंटरनेट कम्युनिकेशन का सबसे वाइडली यूज प्रोटोकॉल है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें पुराने डिवाइसेस के अंदर आज भी IPv को ही यूज किया जा रहा है, राइट। यह कनेक्शन लेस है और बेस्ट एफर्ट डिलीवरी बेस्ड प्रोटोकॉल है, यानी कनेक्शन लेस है। जब भी हम IPv4 की मदद से डेटा पैकेट को सेंड करते हैं तो वहां पर हमें एक नया कनेक्शन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और बेस्ट एफर्ट डिलीवरी काफी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ डेटा को डिलीवर करता है। बेस्ड प्रोटोकॉल है, यानी ये डेटा पैकेट को भेजता है पर यह गारंटी नहीं देता कि पैकेट पहुंच जाएगा या सही क्रम में पहुंचेगा। IPv4 की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेंडर से रिसीवर तक
डेटा पहुंच जाए, लेकिन ये इंश्योर नहीं करता, एक गारंटी नहीं देता कि पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अच्छा ने भेज दिया, अब डेटा पैकेट जाए या ना जाए इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या गलत ऑर्डर में जा रहा है, मान लो मैसेज था हेलो और पहुंच गया है अलग ऑर्डर में ELLOH, मान लेता रिवर्स होकर चला गया कुछ भी, तो किस ऑर्डर में जा रहा है इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं लेता, राइट। IPv4 का मुख्य काम है लॉजिकल एड्रेसिंग और पैकेट राउटिंग, यानी जिससे सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, राइट। नाउ IPv4 हेडर फॉर्मेट एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर IPv4 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो आपको IPv4 हेडर भी पूछा जाएगा, अगर नहीं भी पूछा जा रहा है तो भी आप IPv4 हेडर बना सकते हैं खुद से, क्योंकि काफी पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर, राइट। सो IPv4 पैकेट में एक हेडर होता है जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन रखता है। ये क्या एक तरह का हेडर है, एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर पूरे पैकेट की इंफॉर्मेशन होती है। इसका स्टैंडर्ड साइज 20 बाइट मिनिमम और 60 बाइट्स मैक्सिमम होता है। यानी जो हेडर है, हमने कहा डेटा स्ट्रक्चर है तो कहने की कुछ डेटा स्टोर होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, और उसके जो मिनिमम साइज होगा वो 20 बाइट्स, यानी 20 बाइट्स मतलब हम 20 बाइट्स को बिट्स में कन्वर्ट करें, सो 20 × 8 160 बिट्स का ये इसका साइज होता है, राइट। सो देखते हैं कैसे काम करता है ये। नाउ दिस इज द हेडर ऑफ IPv4। IPv4 का कुछ इस प्रकार का हेडर होता है, यानी इतनी सारी इंफॉर्मेशन को ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और प्रत्येक डेटा पैकेट के साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। जैसे वर्जन, अभी हमने बात की IPv4 की, तो IPv4 का मतलब क्या है, 4th वर्जन। सो इसके अंदर 4 बिट्स के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 बिट्स है, और 4 वर्जन यूज करें तो 4 मतलब 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 0 0 1। सो इसके अंदर 0 1 0 0 ये इंफॉर्मेशन है। तो जैसे स्टार्टिंग में ये इंफॉर्मेशन मिलेगी तो नेटवर्क समझ जाएगा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का यूज कर रहा है। देन IHL, DHCP, ECN, टोटल लेंथ, बहुत सारी चीजें हैं, आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स, फ्रेगमेंटेशन, ऑफसेट। सो इन सब चीजों को आपको इन डिटेल में स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि समय कम है और एग्जाम में इतना कुछ आपसे नहीं पूछा जाता। हालांकि अगर आप काफी अपने खुद से लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना चाह रहे हैं तब आप इन सब चीजों को स्टडी कर सकते हैं, जिसकी मैंने कंप्लीट डिटेल्ड नोट्स आपको और डिटेल्ड में वीडियो मैंने प्रोवाइड की हुई है, जिसको आप जेई क्लासी मेरिट की ऐप पर जाकर देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट सीरीज बनाई हुई है जहां पर मैंने प्रत्येक इंफॉर्मेशन को, प्रत्येक डेटा सेट को अच्छे से समझाया कि किसका क्या काम होता है, राइट। इसके अलावा टाइम टू लीव, प्रोटोकॉल, हेडर, चेकसम, ये सब कुछ चीजें हैं, और इन सब का अगर हम सम करेंगे तो जो हमारी टोटल बिट्स बनकर आएगी वो अराउंड 160 बिट्स आती है, जिसका मतलब है 20 बाइट्स, राइट। सो हेडर साइज कम या ज्यादा हो सकता है, हालांकि हम एग्जाम में 20 बाइट्स का हेडर बनाकर आएंगे। इन हेडिंग्स को आप याद रख सकते हैं कि टाइम टू लीव, प्रोटोकॉल, हेडर चेकसम, वर्जन, IHL, DHCP, इनको आपको याद रखना होगा, क्योंकि इनका और कोई तरीका नहीं है। हालांकि जब हम इन डिटेल में समझते हैं तब हमें इनका मतलब समझ में आता है, बट अभी के लिए आप इनको याद रख सकते हैं, राइट। नाउ IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv6 स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, जिसकी हमने भी बात की, और इसे नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी आज के समय का, हम किस जमाने में रह रहे हैं, नए जमाने में रह रहे हैं। सो ये क्या नेक्स्ट जनरेशन, यानी आज के समय में अगर देखा जाए तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, क्योंकि ये IPv4 की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए डेवलप किया गया है। यानी IPv4 में कुछ लिमिटेशंस थी, क्या लिमिटेशंस थी देखेंगे अभी। सो जो लिमिटेशंस थी उनको दूर करने के लिए IPv6 को बनाया गया है। जब इंटरनेट 1990 में 1990 के दशक में जब इंटरनेट को तेजी से ग्रो हुआ, तब धीरे धीरे IPv4 एड्रेसेस खत्म होने लगे, नहीं एड्रेस एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम वहां पर आई। अब देखो IPv4 क्या करता है, 32 बिट एडिशन सिस्टम पर काम करता है। 32 बिट मतलब 2 की पावर सॉरी ये क्या कर 32 बिट एडिशन पर काम करता है, यानी इससे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है वो 4 ऑक्टेट में कॉम्बिनेशन बनते थे, नहीं 4 बाइट्स के 8 बाइट्स के 4 कॉम्बिनेशन बन सकते थे। यानी यहाँ पर 8 बाइट का कॉम्बिनेशन 8 बाइट 8 बाइट 8 बाइट, यानी टोटल 32 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स और 8 बिट्स, यानी 32 बिट एडिशन पर ये काम करता था।
सो जनरली आपने देखा होगा 192.168.1.10 कुछ इस तरह के एड्रेसेस आपने देखे होंगे। सो ये क्या था, 32 बिट एड्रेसिंग था, जो कि और 32 बिट से जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते थे। 32 बिट मतलब आप 0 से लेके 32 तक नंबर लिखे, 0 0 0 0 या 1 1 1, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सब कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुके थे, और इससे ज्यादा हमें एड्रेसेस चाहिए थे, क्योंकि आज के समय हम लाखों करोड़ों डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। बट 32 बिट से यानी 2 की पावर 32 से जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे वो सभी ऑलरेडी बन चुके थे। सो अब नए एड्रेस भी हमें बनाने थे, तो नए एड्रेस बनाने के लिए हमें IPv6 को यूज करना पड़ा, राइट। IPv4 में केवल 4.3 बिलियन यानी लगभग 4.3 करोड़, राइट, 4.3 करोड़ ही एड्रेस यानी 2 की पावर 32 ही अवेलेबल है, जबकि आज दुनिया में अरबों डिवाइसेस है, जैसे स्मार्टफोन, IoT डिवाइसेस, कंप्यूटर, सेंसर्स एक्सेट्रा। अब पुराने समय में इतने कंप्यूटर्स नहीं थे, इतने IoT डिवाइसेस नहीं थे, बट आज के समय अगर मैं बात करूं तो मेरे पास फोन है, राइट। सो आप सभी के पास भी फोन होगा, आपके फोन का भी IP एड्रेस होगा, आपकी स्मार्ट वॉच है उसका भी एक एड्रेस होगा, आप नेक बैंड यूज करते हो, आप बड्स यूज करते हो, कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो तो कहने कि उसका IP एड्रेस होगा। सो कहां से आएंगे इतने IP एड्रेस? तो 2 की पावर 32 से नहीं, केवल 4.3 करोड़ ही कॉम्बिनेशंस पॉसिबल थे, बट आज के समय तो हम अरबों डिवाइस यूज कर रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए IPv6 को यूज किया जाता है, जहां पर 2 की पावर कितना देख लेते हैं एक बार, 2 की पावर 128, राइट। तो 2 की पावर 128 जो कि बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए IETF यानी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने IPv6 को डेवलप किया, जो 128 बिट एडिशन सिस्टम पर काम करता है। यानी 128 बिट मतलब 2 की पावर 128, जितनी भी वैल्यूज होती है, ये इतनी बड़ी वैल्यू होती है कि आप उसको याद भी नहीं रख सकते, राइट। इतनी बड़ी वैल्यू तक की एडिसिंग हम बना सकते हैं। सिंपली कहा जाए तो IPv6 इंटरनेट की नई पीढ़ी है। IPv6 इज द बैकबोन ऑफ द फ्यूचर इंटरनेट, फास्टर, लार्जर एंड मोर सिक्योर। यानी 2 की पावर 128 से इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि आने वाले 100 साल तक भी जितने भी डिवाइसेस बनेंगी, उन सभी डिवाइसेस को हम एक यूनिक एड्रेस दे सकते हैं, राइट। इतनी बड़ी वैल्यूज ये बन जाती है, राइट। हालांकि एग्जाम में इतना आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। IPv6 एड्रेसेस आर 128 बिट्स लॉन्ग, 128 बिट लॉन्ग होते हैं, यानी ये IPv4 के 32 बिट से 4 गुना ज्यादा है। हालांकि अगर देखा जाए 32 128 ऐसे तो 4 टाइम ज्यादा है, लेकिन जब हम पावर की बात करते हैं तो पावर में काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाती है, क्योंकि अगर हम 2 की पावर 32 जितनी भी वैल्यू है, अगर हम इसकी 2 की पावर 33 कर दे तो ये इससे जस्ट 2 टाइम्स हो जाती है, राइट। सो काफी बड़ी वैल्यू होती है। और हाँ, IPv4 में हम क्या करते थे, मान लेते हैं एक एड्रेस है 192.168.1.10, तो यहाँ पर हम पॉइंट्स की मदद से इनको सेपरेट करते थे, लेकिन IPv6 के अंदर इसको हम कॉलन से, राइट, इस ग्रुप को हम कॉलन से सेपरेट किया जाता है। नाउ IPv6 हेडर स्ट्रक्चर। अब IPv6 का हेडर स्ट्रक्चर कैसा होता है? IPv6 हेडर को IPv4 की तुलना में काफी सिंपल बनाया गया है, क्योंकि IPv4 थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, आपने देखा, तो उन्हीं कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए IPv6 को थोड़ा सिंपल बनाया गया है। सो IPv6 हेडर वेरिएबल लेंथ 20 से 60 बाइट्स का था, जबकि IPv6 हेडर का साइज फिक्स यानी 40 बाइट्स का होता है। इसको फिक्स कर दिया गया है कि ये 40 बाइट्स का ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, राइट। Now, this is the header of IPv6. So IPv6 में वही सेम वर्जन है, जहां पर अगर हम वर्जन 6 की बात करें तो वर्जन 6 की वैल्यू कितनी होती है? 0110। सो इसके स्टार्टिंग बिट्स ये रहेगी, देन इसकी प्रायोरिटी, फ्लो लेवल एंड पेलोड लेंथ, ये सब इसके कुछ पार्ट्स है डेटा स्ट्रक्चर के, जिनको आपको याद रखना होगा। और अगर आप इस तरह के कुछ एग्जाम में डायग्राम बनाकर आते हैं, तब मैं गारंटी दे सकता हूँ कि एग्जाम में आपका कोई भी नंबर नहीं कटने वाला, राइट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इन डिटेल हम नहीं जाएंगे, सब चीज हमने पढ़ ली है, और हमें बाद में आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं एग्जाम से पहले। नाउ राउटिंग, हमने भी पढ़ा था कि राउटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेटवर्क लेयर का। तो राउटिंग होता क्या है? बेसिकली इन एनी कंप्यूटर नेटवर्क, किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डेटा को एक सोर्स डिवाइस से यानी भेजने वाले से डेस्टिनेशन डिवाइस यानी प्राप्त करने वाले तक भेजने के लिए पाथ की आवश्यकता होती है।
ऑब्वियसली बात है, आपको कहीं पर जाना है तो आपके एक रास्ते की रिक्वायरमेंट तो होगी, एक पाथ की रिक्वायरमेंट होगी, उसी पाथ के बनाने का काम करता है राउटिंग यानी राउटर। लेकिन जब नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, जैसे कई राउटर्स, स्विचेस और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, तब यह डिसाइड करना कि कौन सा पाथ सबसे अच्छा है एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क बन जाता है। मतलब 10 रास्ते हैं, तो अब ह्यूमंस को तो पता है कौन सा रास्ता अच्छा होगा, लेकिन मशीन को कैसे पता होगा? तो इसी को फाइंड करने का काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। इस प्रोसेस को हम राउटिंग कहते हैं, यानी बेस्ट पाथ चुनना। सोर्स से डेस्टिनेशन तक बहुत सारे रास्ते हैं, उनमें से बेस्ट पाथ चुनना ही राउटिंग कहलाता है। राउटिंग इंश्योर्स दैट every data packet reaches its correct destination efficiently, reliably and with minimum delay, right? Now how basically routing works? सेंडर है, सेंडर ने रिसीवर को कोई डेटा पैकेट भेजना है। अब बहुत सारे रास्ते हैं, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से भी रास्ता बन सकता है, राइट, कुछ इस तरीके से भी रास्ता बन सकता है, बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन बेस्ट पाथ कौन सा है? अगर आप देखेंगे, मान लेते हैं डिवाइस ए है, बी, सी, सो ए बी सी इज द एफिशिएंट वे, मतलब ए बी सी ही सबसे शॉर्टेस्ट वे है, सबसे छोटा रास्ता जिसकी मदद से हम ए से, सॉरी मान लेते डिवाइस ए है और यहाँ पर डिवाइस बी है, तो ए से बी से कम्युनिकेशन करने के लिए ए बी सी ही सबसे बेस्ट पाथ है। बाकी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, मान लेते ए और ये है हमारा डी ई एफ, सो अगर ए डी ई एफ फिर जाएंगे तो भी 4 आपके होप लग रहे हैं, ए डी ई सी जाएंगे तो भी 4 होप लग रहा है, अगर ए बी सी डायरेक्ट जाता तो सिर्फ आपका 3 होप में काम हो पा रहा है। सो इसी को फाइंड करना कि कौन सा पाथ अच्छा है, इसी को हम राउटिंग कहते हैं, राइट। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमारे पास 3 नेटवर्क्स है, नेटवर्क ए, नेटवर्क बी और नेटवर्क सी। अगर एक कंप्यूटर ए से सी को डेटा भेजना चाहता है तो उसे इंटरमीडिएट राउटर से होकर जाना पड़ सकता है। सो क्या बोला इसने, मतलब 3 नेटवर्क है और हमारे पास दो ए से सी तक हमें जाना है, राइट, ए से सी तक जाना है और 3 नेटवर्क है ए बी सी। तो अब कौन सा राउटर पाथ चुना जाए जिस डेटा सबसे तेज और सुरक्षित पहुंचे, यही डिसीजन राउटिंग एल्गोरिथम लेता है, राइट। मान लेते ए बी सी कुछ इस तरीके से है, तो क्या ए से सी तक कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन है या हमें ए से बी के माध्यम से जाना होगा? 3 अलग अलग रास्ते हैं। सो कैसे हम आपस में कम्युनिकेट करें? मान लो सी को ए से कम्युनिकेट करना है बट बीच में कोई एक डेडिकेटेड पाथ नहीं है, तब क्या है, उसको बी के माध्यम से ही कम्युनिकेट करना होगा। सो कौन सा पाथ चूज करें, कैसे हम सबसे फास्ट डेटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसी को फाइंड करने के लिए हम राउटिंग को यूज करते हैं, ऑलराइट। बेसिक कॉन्सेप्ट, अब कुछ में कॉन्सेप्ट है, कुछ टर्म्स है जिनको हमें याद रखना होगा, इसका भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड राउटर, राउटिंग टेबल, होप, नेक्स्ट होप, पाथ एंड मैट्रिक्स, इन सब की हम बात करेंगे। सो वे के लिए आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में हम इसको डिटेल में समझेंगे भी, राइट। सो टाइप्स ऑफ राउटिंग, राउटिंग के कितने प्रकार होते हैं उसको समझ लेते हैं फटाफट से। राउटिंग का विभिन्न आधारों पर 3 क्लासिफाई किया जा सकता है, 3 टाइप्स के हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। हालांकि ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितनी भी डिटेल है, इन सबको मैंने इन डिटेल पढ़ाया हुआ है कंप्लीट सीरीज के अंदर, जिसको आप जे क्लासीमेट की ऐप पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं, राइट। चलो जी, अगर आपको कोई भी टॉपिक इन डिटेल पढ़ना है तो आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। सो उसको 3 प्रकार की राउटिंग होती है, स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग एंड डिफॉल्ट राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग वो राउटिंग होती है जहां पर हमें सभी काम मैन्युअली करने होते हैं, नहीं मैन्युअली हाथ से सेट किया जाता है, राउटर को यह मैन्युअली बताया जाता है कि कौन से नेटवर्क तक पहुंचने के लिए कौन सा पाथ लेना है। जब हमें खुद से मैन्युअली किसी एक पर्सन को बैठकर बताना पड़ेगा कि तुम्हें कौन सा पाथ लेना है, तो उसको हम बोलते हैं मैन्युअली, और मैन्युअली मतलब स्टैटिक। सो ये कहता है स्टैटिक राउटिंग। देन आते हैं डायनेमिक राउटिंग, यानी अगर कोई पाथ, सो डायनेमिक राउटिंग में राउटर्स अपने राउटर्स को अपने आप सीखते हैं, ऑटोमेटिकली रन करते हैं कि कौन सा पाथ बेस्ट पाथ है, राइट। अगर कोई पाथ चेंज हो जाए या लिंक डाउन हो जाए तो राउटर अपने राउटर को स्वयं अपडेट कर लेते हैं, वो खुद से, इनके पास इंटेलिजेंस है कि कौन सा पाथ अच्छा है कौन सा पाथ अच्छा नहीं है, खुद से फाइंड कर सकते हैं। देन आता है डिफॉल्ट राउटिंग। डिफॉल्ट राउटिंग में अगर राउटर को किसी डेस्टिनेशन तक रूट नहीं पता होता तो वह पैकेट्स को एक प्री डिफाइंड डिफॉल्ट रूट पर भेज देता, जो पहले से बना हुआ एक रास्ता होगा उसी रास्ते से भेज देगा, कोई नया रास्ता ये फाइंड नहीं करेगा, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स। अब जब हम डायनेमिक राउटिंग पढ़ते हैं,
मेन हमारा जो पढ़ना है, हमें डायनेमिक राउटिंग पढ़ना है। तो डायनेमिक राउटिंग के अंदर हम दो प्रोटोकॉल्स को बेसिकली मेन फोकस करते हैं, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल एंड लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स। दोनों ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एक ना एक आपको एग्जाम में 100% देखने के लिए जरूर मिलेगा। सो डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है, रूट को सिलेक्ट करने के लिए होप काउंट या डेस्टिनेशन पर निर्भर करते हैं, यानी कितना होप काउंट होगा उस पर डिपेंड करता है। जैसे आरआईपी बीजीपी, आरआईपी हम पढ़ेंगे। सो आरआईपी का एक प्रोटोकॉल है जो यूज होता है डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल के अंदर, या एल्गोरिथम है। देन आता है लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, हर राउटर अपने आसपास के लिंक की स्थिति को शेयर करता है, जैसे ओसीपीएफ या आईएसआईएस। तो दोनों ही प्रोटोकॉल्स को मैंने इन डिटेल समझाया हुआ है, जो कि आप ऑपरेटिंग सॉरी कंप्यूटर नेटवर्क की कंप्लीट चीज को एक्सेस कर सकते हैं, और वहां पर आपको दोनों के दोनों इन डिटेल मिल जाएंगे। आज हम इसलिए कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, और साथ ही अगर इन टॉपिक्स को कवर करने लग जाएंगे तो हमारी जो क्लास है काफी लंबी हो जाएगी, और हमें इतना लंबी क्लास नहीं करनी है आज, राइट। चलो जी, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती रहती है। तो चलते हम अपने वापस वहीं पर जहां पर हम थे। राइट। सो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ डायनेमिक राउटिंग एंड के प्रोटोकॉल्स के बारे में। ऑलराइट। सो जैसे कि मैं बता रहा था आप सभी को कि दोनों ही प्रोटोकॉल्स मैंने इन डिटेल में पढ़ा हुआ है, जिसको आप सीरीज के अंदर, पूरी कंप्लीट सीरीज के अंदर मैंने बहुत डिटेल में विद एग्जांपल समझा हुआ है, जहां पर आप जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। राइट। तो आगे बढ़ते हैं, और दोनों ही मैंने समझाए हुए राउटिंग एल्गोरिथम्स, डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम एंड लिंक स्टेट एल्गोरिथम। सो यहाँ पर हम फिर से कवर नहीं करने वाले। और सबसे अच्छी बात आपके लिए ये होने वाली है कि इसकी कंप्लीट पीडीएफ, राइट, आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो सबसे अच्छी चीज तो यही है कि जितने भी जो भी डिटेल में नोट्स है, इसकी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। राइट। सो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। और आपको पता है कि जे क्लास मेट तो हमेशा आपके साथ लगा रहता है, आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स प्रोवाइड कराने के लिए। राइट। सो यही सब टॉपिक्स है यूनिट थर्ड नेटवर्क लेयर के अंदर, जितने हमने अभी कवर कर लिए हैं सभी इंपोर्टेंट है। मैंने आज जो छुड़वा दिया है, मैंने छुड़वाए हैं राउटिंग एल्गोरिदम्स, जहां पर हमने लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर, दो एल्गोरिदम है, दोनों ही मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर से बता रहा हूँ, दोनों ही मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ही आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, जो प्लेलिस्ट के अंदर आप आके एक्सेस
कर सकते हैं, राइट। सो अभी हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे यूनिट फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर की तरफ, क्योंकि हमारे पास समय कम है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी सब चीजें कवर कर ली होगी, तो इसीलिए हम उन सब चीजों को फिर से कवर नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आप उन दोनों एल्गोरिथम्स को जरूर पढ़िएगा। दोनों ही एल्गोरिथम्स इंपॉर्टेंट है और दोनों के नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, जाके फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। हाँ, इसके अलावा अगर आपको वीडियो का एक्सेस करना है तो आप जे क्लासमेट की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलो जी, नाउ ट्रांसपोर्ट लेयर होती क्या है? सो ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई मॉडल की चौथी परत यानी फोर्थ लेयर होती है। फोर्थ लेयर मतलब नीचे से फोर्थ लेयर की बात कर रहे हैं, हमेशा ध्यान देना जब भी हम ओएसआई मॉडल की बात करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ स्टडी करते हैं इनको, राइट। सो क्या फोर्थ लेयर होती है। इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ मैसेज, यानी एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस तक डिलीवरी करना ही ट्रांसपोर्ट लेयर का उद्देश्य होता है। यानी डेटा को एक सिस्टम के प्रोसेस से दूसरे सिस्टम के प्रोसेस तक सुरक्षित, विश्वसनीय, रिलायबल और सही क्रम में प्रॉपर ऑर्डर में पहुंचाना हो, राइट। नेटवर्क लेयर केवल होस्ट टू होस्ट डिलीवरी तक सीमित रहती है। यानी इसका क्या है, नेटवर्क लेयर का एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक इसने डिलीवरी कर दी। बट हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? इस डिलीवरी को और रिफाइंड बनाती है ताकि हर एप्लीकेशन प्रोसेस को उसका सही डेटा मिल सके। जैसे मान लेते हैं आप एक कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, वहीं पर आप सेम टाइम पर किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हैं, साथ साथ आप वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, राइट। सो आपने क्या दो तीन कार्य एक साथ किए, तो नेटवर्क लेयर क्या करेगा? डिवाइस टू डिवाइस तो कम्युनिकेशन कर देगा। नहीं, आपके जो सेंडर, आप व्हाट्सएप जो यूज कर रहे हैं, आपके जिसको आपने भेजा जो रिसीवर है उसको डिवाइस में तो भेज देगा, लेकिन कौन सी एप्लीकेशन, क्या व्हाट्सएप का डेटा है, वो वेब ब्राउजिंग का डेटा, किस प्रकार का डेटा है, उसको रिफाइन करने का काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी अगर आपने व्हाट्सएप का डेटा भेजा तो वो व्हाट्सएप का डेटा है उसको बताने का, कैसे पता लगेगा रिसीविंग एंड पे कि व्हाट्सएप का डेटा है? तो वही काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट। इसी कारण इसे कम्युनिकेशन की एंड टू एंड लेयर भी कहा जाता है। एंड टू एंड लेयर है कम्युनिकेशन की। इस लेयर के सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है, कुछ महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज होते हैं। फर्स्ट है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान देना। एग्जाम में टीसीपी और यूडीपी एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको 100% मिलना है, मैं गारंटी दे सकता हूं। टीसीपी और यूडीपी दोनों में से एक मिलेगा ही मिलेगा, राइट। रोल एंड पोजीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, क्या क्या इसके रोल है, वो क्या इसकी पोजीशन है। देखा जाए तो सबसे नीचे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक, इसके ऊपर होता है डेटा लिंक लेयर, फिर आती है नेटवर्क लेयर, और उससे ऊपर आती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसकी फंक्शन क्या है? रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, यानी विश्वसनीय एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस तक डिलीवरी करना ही इसका मेन फंक्शन है, राइट। नाउ वर्किंग ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे काम करती है? जब यूजर किसी एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा भेजता है तो एप्लीकेशन लेयर इसे ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देती है। एप्लीकेशन लेयर भी समझेंगे आगे। ट्रांसपोर्ट लेयर उस डेटा को छोटे हिस्से में विभाजित करती है जिन्हें हम सेगमेंट्स कहते हैं, राइट। प्रत्येक सेगमेंट को सीक्वेंस नंबर और पोर्ट नंबर दिया जाता है। मान लेते हैं एक मैसेज है, मान लेते हैं एक मैसेज है हेलो, तो ये क्या करेगा? इस मैसेज को अलग अलग, मान लो यहाँ पर एच मैसेज है, इसके साथ पोर्ट नंबर और सीक्वेंस नंबर, मान लो 0 नंबर का मैसेज है ये। देन नेक्स्ट मैसेज है ई, इसको पूरे मैसेज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, राइट। इसके साथ 1 नंबर का ये मान लो 0 1 2 3 4 सीक्वेंसिंग कर दे, जैसे एरे की सीक्वेंसिंग होती है। तो ये क्या करता है? पूरे डेटा पैकेट को सेगमेंट से डिवाइड करके उसकी सीक्वेंसिंग करता है, पोर्ट नंबर देता है, ताकि रिसीविंग एंड पर ये सही क्रम में उसको जोड़ा जा सके, रीअसेंबल किया जा सके। डेटा ट्रांसमिशन के दौरान अगर कोई सेगमेंट खो जाता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर रीट्रांसमिशन करवाती है। कैसे पता लगता है ट्रांसपोर्ट लेयर को कि रीट्रांसमिशन कराना है? क्योंकि इसमें सीक्वेंस नंबर भेजे हुए हैं, तो रिसीविंग एंड पर उसको पता लग जाएगा कि यस कोई मैसेज खोया हुआ है, हमारे पास सारा सीक्वेंस में नंबर नहीं आए, तो इस कारण से हमारा जो टीसीपी है वो फिर से उसको रिट्रांसमिट कर देता है, राइट। रिसीवर ट्रांसपोर्ट लेयर इन सभी सेगमेंट्स को सही क्रम में रीअसेंबल करती है
और फिर उसे एप्लीकेशन लेयर को दे देती है, राइट। इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, क्या क्या मेन फंक्शंस है इसके, इंपोर्टेंट फंक्शंस है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, यानी बड़े डेटा पैकेट को सेगमेंट में डिवाइड करना, उसको रीअसेंबल करना। कनेक्शन कंट्रोल, जो कनेक्शन बना हुआ है वो टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड करता है, टीसीपी और कनेक्शन लेयर सर्विस प्रोवाइड करता है यूडीपी, तो कनेक्शन बनाना। फ्लो कंट्रोल, कितना डेटा सेंड करना है, कितनी स्पीड से डेटा सेंड करना है, क्या रिसीवर की इतनी बैंडविड्थ है कि वो डेटा को एक्सेप्ट कर सके, उसको कंट्रोल करना। एरर को कंट्रोल करना कि क्या कोई एरर तो नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो उसको हैंडल करना। मल्टीप्लेक्शन डीमल्टीप्लेक्शन, बहुसंयोजन विभाजन, एक ही सिस्टम पर कई एप्लीकेशंस एक साथ चल रही होती है, जैसे वेब ब्राउजिंग, ईमेल क्लाइंट, वीडियो कॉल ऐप इत्यादि। ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट नंबर की मदद से यह पहचानती है कि कौन सा सेगमेंट किस एप्लीकेशन से संबंधित है। जैसे HTTP यूज होता है पोर्ट नंबर 80 पर, यानी अगर आपने कोई भी वेब ब्राउजिंग की है तो या तो पोर्ट नंबर 80 पर जाएगी या 443 पर जाएगी। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, अगर आप किसी को फाइल सेंड करते हैं तो वो जाती है पोर्ट नंबर 21 पर। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, अगर आप किसी को मेल भेजते तो वो जाती है पोर्ट नंबर 25 पर। DNS डोमेन नेम सिस्टम, अगर वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं पोर्ट और डोमेन नेम आप फाइंड करना चाहते हैं तो ये जाता है पोर्ट नंबर 53 पर। तो इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, जिसको इन डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, राइट। एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए ये सभी काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पर? सो फर्स्ट इज टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड सेकंड इज यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी की बात करें किस तरह का ये रिलायबल है, यानी विश्वसनीय, जो डेटा पैकेट जो डेटा भेजा गया वही डेटा रिसीवर एंड पर रिसीव होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, रिलायबिलिटी मिलती है, यस। कनेक्शन टाइप की बात करें तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, यानी टीसीपी की मदद से जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो दोनों के बीच में पहले कनेक्शन बनाया जाता है, तब जाके कम्युनिकेशन होता है। एग्जाम्पल HTTP, FTP, SMTP। मान लेते हैं आपको किसी को ईमेल भेजे, तो ईमेल भेजने के लिए आप क्या करते हैं, पहले आपस में कनेक्शन बनता है, सर्वर पर जाएगा, सर्वर से रिसीविंग एंड पर जाएगा, तो बीच में एक कनेक्शन बन जाएगा, राइट। यूडीपी अनरिलायबल होता है, रिलायबिलिटी इसकी नहीं होती, जरूरी नहीं है कि डेटा जाए ना जाए, कनेक्शन लेस होता है, यानी बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं बनता। और DNS डोमेन नेम सिस्टम, VoIP, वीडियो कस्टमिंग, ये सब इसके एग्जांपल्स है, राइट। टीसीपी में एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और कंजेक्शन कंट्रोल जैसी सुविधाएं होती है। यूडीपी हल्का और तेज होता है, इसलिए इसे रियल टाइम एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, राइट। इंट्रोडक्शन टू टीसीपी, टीसीपी देख लेते हैं एक बार। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर का सबसे पॉपुलर और वाइडली यूज प्रोटोकॉल है, यानी अगर ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो मोस्टली इसको यूज किया जाता है। यह एक कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब जैसे जब भी हमें मान लेते हैं आपको अपने किसी फ्रेंड से बात करनी है, तो क्या डायरेक्टली बात कर लेंगे? नहीं, आपको पहले कॉल करनी होगी। जैसे कॉल करोगे तो रिसीविंग एंड पर जो आपका फ्रेंड है वो आपको कॉल उठाएगा और आपका एक कनेक्शन बन गया, तभी आप बात कर पाएंगे। तो सेम काम होता है यहाँ पर कि पहले ये कनेक्शन बनाता है। और रिलायबल प्रोटोकॉल है, यानी आप कॉल पर किसी से बात करते हो, रिलायबल कम्युनिकेशन होगा, जो आपने बोला वो आपको सुनाई देगा, राइट। जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। टीसीपी का मुख्य उद्देश्य है कि डेटा एरर फ्री, इन सीक्वेंस और विदाउट लॉस और डुप्लीकेशन रिसीवर तक पहुंचे। टीसीपी को इंटरनेट की बैकबोन प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश इंटरनेट एप्लीकेशन जैसे HTTP, FTP, SMTP, टेलनेट टीसीपी का उपयोग करती है, राइट। नाउ टीसीपी हेडर फॉर्मेट, एग्जाम में आपसे टीसीपी हेडर फॉर्मेट पूछा जाता है कि टीसीपी का हेडर कैसा होता है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है। सो यहाँ पर कुछ पोर्ट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर। जैसे हमने अभी IPv4 और IPv6 का हेडर देखा, सेम इसी प्रकार यहाँ पर सेम चीज है, कितने साइज का है और उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि आप इसको बाद में स्टडी कर सके, राइट। नाउ दिस इज द हेडर डायग्राम। सो हेडर का डायग्राम कैसे होता है, ये है हेडर का डायग्राम, जहां पर सोर्स पोर्ट यानी जिस डिवाइस से डेटा जा रहा है उसका पोर्ट 16 बिट्स लेता है। डेस्टिनेशन पोर्ट किस डिवाइस तक जाएगा ये भी 16 बिट्स लेता है। सीक्वेंस नंबर कौन से सीक्वेंस का मैसेज है। एक्नॉलेजमेंट यानी बाद में रिवर्स आने पर ये एक्नॉलेजमेंट देगा। हेडर की लेंथ, रिजल्ट बिट्स, URG सब फ्लैग्स है, इसी के एक्नॉलेजमेंट, PSH, RST एंड SYN, सिंक, FIN, फिन,
विंडो साइज, एडवर्टाइजमेंट विंडो, चेकसम, एरर कंट्रोल के लिए, अर्जेंट पॉइंटर, ऑप्शंस, डेटा। ये क्या है, ये पूरा टीसीपी का हेडर है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। सो टोटल मिलाकर 4 हेडर है पूरे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। कौन कौन से हेडर हैं? IPv4 हेडर, IPv6 हेडर, टीसीपी हेडर एंड यूडीपी हेडर। चारों ही इंपॉर्टेंट है, चारों ही आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। सो वर्किंग ऑफ टीसीपी, टीसीपी कैसे काम करता है? टीसीपी का कार्य 3 प्रमुख चरणों में होता है। कैसे? कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। इसको हमेशा आप रियल लाइफ से समझिएगा कि जैसे आप किसी भी अपने फ्रेंड को कॉल करते हो तो क्या करते हैं? पहले कनेक्शन बनाते हैं। सेम इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, डेटा ट्रांसफर से पहले सेंडर और रिसीवर के बीच एक लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। यह प्रोसेस 3 वे हैंडशेक कहलाती है। 3 वे हैंडशेक कैसे होता है कि सेंडर ने मैसेज भेजा, फिर जो रिसीविंग है वहां से एक्नॉलेजमेंट मिलेगी कि यस अब हम मेरे पास तुम्हारी रिक्वेस्ट आ गई, हम कनेक्शन बना सकते हैं, और लास्ट में फिर से एक्नॉलेजमेंट देता है कि यस अब हम कनेक्शन बना लेते हैं। सो 3 बार कम्युनिकेशन होना ही 3 साइड कम्युनिकेशन या 3 वे हैंडशेक कहलाता है, राइट। 3 वे हैंडशेक का मतलब क्या है? स्टेप 1 सिंक। सेंडर एक सिंक्रोनस सेगमेंट भेजता है जिसे कनेक्शन रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है। स्टेप 2 में सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट। रिसीविंग एंड से क्या मिलेगा? रिसीवर सिंक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और एक सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट मैसेज वापस भेजता है। स्टेप 3 एक्नॉलेजमेंट। सेंडर रिसीवर को फाइनल एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि अब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, राइट। इसके बाद डेटा ट्रांसफर शुरू होता है। कैसे समझेंगे रियल लाइफ में? आपने अपने फ्रेंड को कॉल की, आपके फ्रेंड ने कॉल उठाई, तो आपने कॉल की तो क्या हो गया? आपने सिंक मैसेज भेजा, फिर आपके फ्रेंड ने कॉल उठाई तो एक फर्स्ट हैंडशेक हो गया, राइट। फर्स्ट वे हैंडशेक हो गया, फिर आपने बोला हेलो, फिर उसके इधर से आया यस हेलो, तो आपको पता लग गया कि अब आपकी बातचीत हो सकती है और बाद में आपने कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। सेम इसी प्रकार 3 हैंडशेक हमारा काम करता है, राइट। डायग्राम से आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लाइंट है, यहाँ पर सर्वर है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, सिंक की, रिसीव हो गई, रिसीवर सर्वर ने फिर से रिक्वेस्ट भेजी कि यस मेरे पास मैसेज आ गया है, एक्नॉलेजमेंट इसने भेजा, और बाद में फाइनल कनेक्शन यहाँ पर रिसीव हो जाता है, राइट। नाउ डेटा ट्रांसमिशन। अब डेटा ट्रांसमिशन कैसे होगा? कनेक्शन बनने के बाद एक्चुअल डेटा ट्रांसफर शुरू होता है। हर सेगमेंट के साथ सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजे जाते हैं ताकि रिसीवर सेगमेंट को सही ऑर्डर में रिसेंबल कर सके। अगर कोई पैकेट खो जाता है तो टीसीपी रिट्रांसमिट करता है। क्यों? कैसे पता लगेगा रिट्रांसमिट करना है? क्योंकि सीक्वेंस नंबर वहां पर जा रहा है, और सीक्वेंस नंबर में अगर बीच में मान लो आप समझो 0 1 2 4 8 10 इस तरीके से कोई डेटा जा रहा है, तो आपको पता है कि बीच में 3 गायब है, 5 6 7 गायब है, तो आपको पता है, तो आप उसको क्या करेंगे? रिक्वेस्ट भेजेंगे कि मेरे पास ये मैसेज नहीं आया, और ये फिर से रिट्रांसमिट इसको कर देगा, राइट। रिसीवर डुप्लीकेट पैकेट पाता है तो उसे डिस्कार्ड कर देता है। मान लो रिसीवर ने उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा, तो सेंडर को लगेगा कि मैसेज नहीं गया, तो क्या करेगा? फिर से मैसेज भेजेगा 0 1 2 4 8 1 0। तो ये क्या करेगा? इसके पास फिर से सेम मैसेज आया तो उसको डिस्कार्ड कर देगा, ये डिलीट कर देगा। डेटा डिलीवरी कंफर्म करने के लिए एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है, राइट। नाउ कनेक्शन टर्मिनेशन। अब देखो कनेक्शन बन गया था, बातचीत हो गई, अब कॉल कट भी तो करनी है, तो कॉल कट करने के लिए क्या होता है? जब कम्युनिकेशन पूरा होता है तो टीसीपी कनेक्शन को ग्रेसफुली टर्मिनेट करता है। ग्रेसफुली मतलब इज्जत के साथ, प्रॉपर एक तरीके के साथ। ऐसा नहीं कि आप किसी से अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, फोन पे बात होगी कि आप बीच में कॉल कट करके भाग जाओगे, नहीं, आप प्रॉपर बोलोगे हाँ चल ठीक है भाई, और आप चलते हैं, ध्यान रखना अपना, ऐसा ना। सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी काम होता है। इसके लिए 4 वे हैंडशेक प्रोसेस होती है। सेंडर क्या भेजेगा? फिन भेजता है, यानी कनेक्शन क्लोज करने की रिक्वेस्ट भेजता है। रिसीवर क्या करेगा? एक्नॉलेजमेंट कंफर्म करता है कि हाँ चलो ठीक है बात खत्म करते हैं। रिसीवर क्या करेगा? अपनी तरफ से फिन भेजेगा फिर से। सेंडर क्या करेगा? फाइनल एक्नॉलेजमेंट भेजता है। अब कनेक्शन पूरी तरह बंद हो जाता है, राइट। नाउ यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यानी यूडीपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। ध्यान देना जब भी हम बात कर रहे हैं यूडीपी की, तो ये क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है। अगर एग्जाम में आप सिर्फ यूडीपी पूछ ले जाए तब आपको ध्यान देना है, ये लाइन जरूर लिखनी है कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। जैसे आप लिखेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, इसका मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको पता है कि ये
ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है, राइट, जो टीसीपी आईपी मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है। अगर हम टीसीपी आईपी मॉडल की बात करें तो उसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उस पर ये काम करता है, और ओएसआई मॉडल की भी सेम ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर पर ये काम करता है। यह प्रोटोकॉल RFC 7679 1980 में डिफाइन किया गया था। यूडीपी को कनेक्शन लेस एंड अनरिलायबल प्रोटोकॉल कहा जाता है, क्योंकि यह डेटा ट्रांसमिशन के दौरान कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करता। हमने देखा टीसीपी ने क्या किया, पहले कनेक्शन बनाया, बट ये कनेक्शन नहीं बनाता और डेटा डिलीवरी की गारंटी नहीं देता, इसलिए इसको अनरिलायबल भी कहा जाता है, राइट। नाउ यूडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि अनरिलायबल है, कनेक्शन भी नहीं बनाता, तो उसका उद्देश्य क्या है, क्या काम करता है ये। सो यूडीपी का मुख्य उद्देश्य है डेटा को तेजी से और कम डिले के साथ ट्रांसमिट करना, बिना एरर चेकिंग या रीट्रांसमिशन की परेशानी के। इसके लिए यूडीपी का उपयोग वहां किया जाता है जहां स्पीड इज मोर इंपोर्टेंट देन रिलायबिलिटी, जहां पर स्पीड की ज्यादा वैल्यू है, रिलायबिलिटी की वैल्यू नहीं है। जैसे ऑनलाइन गेमिंग में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में या लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान अगर थोड़ा मैसेज डिले भी कट जाता है और डेटा लॉस हो जाता है तो वहां पे इतना मैटर नहीं करता। वॉइस ओवर आईपी, डीएनएस, टीएफटीपी, इन सब कामों के लिए यूडीपी का यूज किया जाता है। वर्किंग ऑफ यूडीपी, अब यूडीपी काम कैसे करता है, यूडीपी की वर्किंग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एप्लीकेशन लेयर पर डेटा जनरेट होता है, मान लेते हैं वीडियो फ्रेम एक जनरेट हुआ, यूडीपी लेयर डेटा को छोटे सेगमेंट्स यानी कोल्ड डेटाग्राम्स में डिवाइड करती है, यानी जो एक फ्रेम था उसको डेटाग्राम्स में बिट्स में कन्वर्ट करेगा। प्रत्येक सेगमेंट में यूडीपी हेडर ऐड किया जाता है। अगर हम यूडीपी यूज कर रहे हैं तो यूडीपी हेडर को ऐड किया जाएगा। यह डेटाग्राम फिर नेटवर्क लेयर यानी आईपी को भेज दिया जाता है, आईपी इसे डेस्टिनेशन तक डिलीवरी करता है और रिसीवर की यूडीपी लेयर इसे एप्लीकेशन तक पहुंचाती है। इंपोर्टेंट नोट आप सभी के लिए, यूडीपी में अगर कोई पैकेट रास्ते में खो जाता है, लॉस होना या ड्रॉप होना, तो सेंडर को इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती, नहीं कोई भी इसको भनक नहीं है, जो हो रहा है, राइट। यूडीपी सेगमेंट स्ट्रक्चर, अब जो यूडीपी का हेडर है उसका कैसे स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पे भी सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ और चेकसम, चार चीजें होती है, चारों ही 16-16 बिट्स की है। सो कैसा होता है इसका साइज हेडर का, या कैसे होता है देखने में, यस, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ, चेकसम और डेटा। सो ये 5 फील्ड्स होते हैं यूडीपी के हेडर के अंदर, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, राइट। नाउ एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल की सबसे ऊपरी टॉप मोस्ट और यूजर ओरिएंटेड लेयर है। यह वह लेयर है जहां यूजर और नेटवर्क के बीच डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। कैसे, अभी आप सभी लाइव क्लास देख पा रहे हो, कैसे देख पा रहे हो, कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, इसी एप्लीकेशन को हम एप्लीकेशन लेयर का नाम देते हैं, राइट। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। जब कोई यूजर वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट, मैसेंजर या फाइल ट्रांसफर सॉफ्टवेयर यूज करता है तो यह कम्युनिकेशन वास्तव में एप्लीकेशन लेयर के माध्यम से होती है। जब भी आप किसी को मैसेज भेजते हो ना व्हाट्सएप पर, तो आगे से ध्यान रखना, जब भी आप किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे होंगे तो इसका मतलब आप एप्लीकेशन लेयर पर काम कर रहे होंगे, राइट। यह लेयर यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप क्या आपको नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट। जैसे वेब ब्राउजिंग, ईमेल कम्युनिकेशन, फाइल ट्रांसफर, नेम रेजुलेशन, रिमोट एक्सेस एक्सेट्रा, राइट। रोल एंड पर्पज ऑफ एप्लीकेशन लेयर, क्या इसके रोल है और क्या इसके पर्पज है। सो एप्लीकेशन लेयर का मुख्य उद्देश्य यूजर को नेटवर्क सर्विसेज उपलब्ध कराना है ताकि वह नेटवर्क पर विभिन्न रिसोर्सेज और एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर सके, राइट। की रोल, यह यूजर इंटरेक्शन इंटरफेस लेयर है और जो यूजर और नेटवर्क के बीच इंटरेक्शन प्रोवाइड करती है, राइट।
यूजर डायरेक्टली नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो इसके बीच में एक लेयर है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है नेटवर्क के साथ। यह लेयर एप्लीकेशन स्पेसिफिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करते हैं, यानी किस एप्लीकेशन के साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके प्रत्येक अलग अलग प्रोटोकॉल्स के प्रोवाइड कराता है। डेटा को फॉर्मेट, कंप्रेस और इंक्रिप्ट करने की प्रक्रिया में शामिल होता है। यह प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन को इनेबल करती है, राइट। इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन लेयर, क्या क्या इसके मुख्य फंक्शंस हैं। सो पहला फंक्शन है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, यानी यह एक स्टैंडर्ड इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे यूजर किसी भी रिमोट सिस्टम से कनेक्ट होकर कम्युनिकेशन कर सके। यह रिसीवर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिफरेंसेस को हाइड कर देता है, राइट। नेक्स्ट इज फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट। सो एप्लीकेशन लेयर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर फाइल्स को ट्रांसफर करने, एक्सेस करने और मैनेज करने की फैसिलिटी देती है। फंक्शंस क्या क्या इसके, फाइल अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, फाइल को रीनेम करना, डिलीट करना, मूव करना, डायरेक्ट एक्सेस, ये सब कैसे हो पा रहा है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लेयर, राइट। एग्जाम्पल प्रोटोकॉल्स, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यहाँ पर यूज होते हैं, एफटीपी एंड टीएफटीपी। मेल सर्विस प्रोवाइड करना, डायरेक्टरी सर्विस प्रोवाइड करना, रिसोर्स शेयरिंग एंड रिमोट एक्सेस, डेटा ट्रांसलेशन एंड फॉर्मेटिंग। सो ये सब क्या है, ये सब इसके फंक्शंस है जिसको आप स्टडी कर सकते हो। नाउ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स एंड देयर यूज। सो एप्लीकेशन लेयर पर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं और उनका क्या क्या यूज है समझेंगे। सो पहला है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या फंक्शन है इसके, वेब पेज कम्युनिकेशन, ब्राउजर से सर्वर, सर्वर से ब्राउजर पर कम्युनिकेशन के लिए काम आता है। दूसरा है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर, यानी सिक्योर HTTP है, यानी सिक्योर वेब कम्युनिकेशन में काम आता है। FTP इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल को ट्रांसफर करने के में। TFTP ट्राइवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी सिंपल है, फास्टर फाइल ट्रांसफर है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल भेजने के लिए। POP3 IMAP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ईमेल को प्राप्त करने के लिए। अब SMTP की मदद से आपने मेल तो ट्रांसफर कर दी, बट उसको रिसीव करने के लिए POP3 या IMAP यूज किया जाता है। देन DNS, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम को IP में कन्वर्ट करना। अब हम सभी क्या करते हैं, हम सीधे जाते हैं www.google.com सर्च कर लेंगे, बट एक्चुअली में क्या होगा, इसका कौन होगा, एक IP एड्रेस होगा, इसका एक मैक एड्रेस होगा, तो उसको इस डोमेन नेम को IP में कन्वर्ट करने के लिए हम DNS यूज करते हैं। देन टेलनेट, टर्मिनल नेटवर्क, रिमोट लॉगिन करने के लिए, किसी भी दूसरे सिस्टम में लॉगिन करने के लिए। DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ऑटोमेटिक IP एलोकेशन के लिए। देन आता है SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, नेटवर्क डिवाइस मॉनिटरिंग के लिए। देन आता है LDAP, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, डायरेक्टरी मैनेजमेंट के लिए। एंड NFS, नेटवर्क फाइल सिस्टम, फाइल शेयरिंग अक्रॉस सिस्टम, राइट। सो ये सभी प्रोटोकॉल से जो यूज किए जाते हैं। सो यहाँ पर आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा इन डिटेल हम पढ़ लेंगे कि SMTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ध्यान देना, मैं हमेशा कहता हूँ जिस भी प्रोटोकॉल को आप पढ़ रहे हो तो कौन सी लेयर पर वो यूज होता है वो लिखना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है कि ये सिंपल SMTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर ईमेल भेजने, यानी सेंडिंग ईमेल्स के लिए उपयोग किया जाता है, राइट। जब भी आप जीमेल, आउटलुक या याहू मेल से कोई ईमेल भेजते हैं तो वह SMTP प्रोटोकॉल के माध्यम से ही ट्रांसफर होता है। तो आगे से जब भी आप किसी को ईमेल करेंगे तो ध्यान देना कि आप SMTP प्रोटोकॉल्स को वहां पर यूज कर रहे हैं, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ SMTP मैसेज। अब किसी भी SMTP मैसेज का क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले फ्रॉम, किसके द्वारा मैसेज ईमेल भेजी जा रही है, सेंडर्स ईमेल एड्रेस। टू, किसको भेजी जा रही है, सब्जेक्ट, टॉपिक ऑफ द मैसेज, क्या टॉपिक है मैसेज का। डेट, डेट एंड टाइम ऑफ सेंडिंग। एंड बॉडी, एक्चुअल कंटेंट ऑफ ईमेल। तो आप सभी जब भी किसी को ईमेल भेजते हैं
तो ये सभी चीजें मेंशन होती है वहां पर, तो कहीं ना कहीं वहां पर SMTP यूज होता है, राइट। सो चलो एक एग्जांपल देखते हैं SMTP का। एक कैसे मेल भेजे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सेंडर्स ईमेल आईडी मान लेते हैं XYZ@, एंड क्या लिखते हैं, कौन सा हम यूज करें, चलो लिख लेते हैं जीमेल, लिख लेते हैं gmail.com, राइट। और ये है सेंडर। अब नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम टू, किसको भेज रहे हैं, फ्रॉम टू abc@gmail.com। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट, क्या है, किसके रिगार्डिंग हम ईमेल कर रहे हैं, हमारी ईमेल है एग्जाम्पल ऑफ SMTP, राइट। सिंपल मेल का आंसर पूरा ये एग्जाम्पल है। देन डेट x x x x x x x x, और यहाँ पर टाइम आ जाएगा आपका x, राइट। कुछ भी टाइम वगैरह हो सकता है, ठीक है, हम यहाँ पर टाइम की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज बॉडी। अब एक्चुअल मैसेज क्या है, सो एक्चुअल मैसेज होता है दिस इज an example of SMTP फॉर्मेट, राइट। सो कुछ इस प्रकार से जब भी आप किसी को मेल भेजते हैं तो इस तरीके से आपका एक फॉर्मेट होता है, तो हमेशा ध्यान देना इसी तरीके से ईमेल सेंड की जाती है, राइट। नाउ डोमेन सिस्टम DNS, जब हम ब्राउजर में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे मान लेते हैं www.google.com, yahoo.com, तो कंप्यूटर को वास्तव में IP एड्रेस जैसे 142.250.777.68 की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर सिर्फ किसको जानता है, नंबर को जानता है, 01 को जानता है, उसको नहीं पता yahoo.com क्या है। तो DNS वह सिस्टम है जो डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, राइट। एंड इसी के साथ हमारी यूनिट 4 भी कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 5 नेटवर्क डिवाइसेस। प्यारे स्टूडेंट्स, यूनिट 4 के अंदर जितने भी हमने टॉपिक्स की बात की और यूनिट 3 के अंदर भी जितने भी टॉपिक्स की बात की, जिनको मैंने खासकर मार्क किया है वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनको आपको अच्छे से स्टडी करना है। हालांकि मैं अलग से एक लाइव क्लास लेकर आने वाला हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, बट फिर भी जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आप अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, और कंप्लीट डिटेल्स नोट के लिए आप जे क्लासीमेट की ऐप पर जाकर कंप्लीट लेक्चर को स्टडी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 नेटवर्क डिवाइसेस के साथ। सो व्हाट आर नेटवर्क डिवाइसेस? नेटवर्किंग डिवाइसेस आर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या है? कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स यानी फिजिकल कंपोनेंट्स है जो किस काम आते हैं? कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, प्रिंटर्स को कनेक्ट करने के लिए, सर्वर्स को कनेक्ट करने के लिए, एंड अदर डिवाइसेस इन ए नेटवर्क, और नेटवर्क के अंदर अन्य डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, किस लिए? फैसिलिटेट डेटा कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग, ताकि डेटा कम्युनिकेशन हो सके और फाइल शेयरिंग पॉसिबल हो सके, राइट, सॉरी रिसोर्स शेयरिंग पॉसिबल हो सके। नेटवर्किंग डिवाइसेस वे हार्डवेयर उपकरण हैं जो कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर और अन्य उपकरणों को आपस में जोड़कर डेटा संचार और संसाधनों को साझा करने में सहायता करते हैं, राइट। नीड ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, क्यों जरूरत है नेटवर्किंग डिवाइसेस की? किसी भी नेटवर्क में सिर्फ वायर्स या वायरलेस कनेक्शन पर्याप्त नहीं होते। डेटा को एफिशिएंट ट्रांसमिट करने, एरर्स को कम करने और स्पीड बनाए रखने के लिए कुछ स्पेशल डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। प्यारे स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि यूनिट 5 नेटवर्क डिवाइसेस को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं यूनिट 1 के अंदर, जो कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के महा मैथन के पार्ट 1 में मैंने कवर करा दिया है। प्रत्येक डिवाइसेस को हमने इन डिटेल समझा है। यानी अगर हम हब की भी बात करें तो हमने हब का डायग्राम,
उसके फंक्शंस सभी को इन डिटेल समझा है। तो आप इन डिटेल पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगे आप पार्ट 1 पर, वहां पर जाकर आपको यूनिट 5 कंप्लीट वहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। बट फिर भी सभी चीजों को हम थोड़ा ओवरव्यू लेकर और इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो कॉमन नेटवर्क डिवाइसेस क्या है? सबसे पहला आता है एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क। ये क्या करता है? नेटवर्क और कंप्यूटर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ईच एनआईसी हैज ए यूनिक मैक एड्रेस। प्रत्येक एनआईसी का एक यूनिक मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है। और ये क्या करते हैं? डिजिटल डेटा को सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, राइट। डायग्राम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस डायग्राम को हम। ध्यान आता है हब क्या एक बेसिक डिवाइस है जो क्या करती है? कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन ए लैन। एक लैन के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। ये फिजिकल लेयर पर नहीं, लेयर 1 पर काम करती है ओएसआई मॉडल की। हब ब्रॉडकास्ट इनकमिंग डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। ये क्या करता है? हब जो भी डेटा आ रहा है उससे कनेक्टेड सभी डिवाइस को डेटा ब्रॉडकास्ट कर देता है। जैसे स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क ऑफर यूज ए सेंट्रल हब। डायग्राम से देख सकते हैं कि कैसे हब के पास कोई डेटा आया और सभी कनेक्टेड डिवाइसेस को डेटा सेंड कर दिया, राइट। नेक्स्ट इज ब्रिज। ब्रिज कनेक्ट्स टू और मोर लेंथ सेगमेंट्स। ब्रिज क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक अलग अलग लेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये क्या करता है? डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। इट फिल्टर ट्रैफिक एंड रिड्यूस कोलिजन्स बाय डिवाइडिंग द नेटवर्क। ये क्या करता है? नेटवर्क के कोलिजन को दूर करने का कार्य करता है, राइट। क्या है? देखो यहाँ पर 2 हब है, एक लाइन यहाँ पर है, दूसरा लाइन यहाँ पर है, राइट। 2 लाइन बने हुए हैं, दोनों लाइन्स को आपस में जोड़ने का ये कार्य करता है, ब्रिज। देन स्विच ए मल्टी-पोर्ट ब्रिज दैट फॉरवर्ड डेटा ऑन द इंटेंडेड रिसिपिएंट। सो ये क्या करता है ब्रिज? ये थोड़ा एक इंटेलिजेंट डिवाइस कहलाती है जो ये भी कनेक्टेड है मल्टीपल डिवाइसेस से, बट ये सिर्फ उसी डिवाइस को डेटा भेजेगा जिसको डेटा भेजना है, राइट। वर्क्स ऑन डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। ये मैक एड्रेस को यूज करता है क्या करने के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस डिवाइस को डेटा भेजना है। जबकि हब क्या करता है? सभी डिवाइस को डेटा भेजता है, लेकिन स्विच उसी डिवाइस को डेटा भेजेगा जिसका मैक एड्रेस उस मैसेज के पास होगा। प्रोवाइड्स बेटर परफॉर्मेंस देन हब ड्यू टू सिलेक्टिव फॉरवर्डिंग। ये अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है क्योंकि हमें सिलेक्टिव फॉरवर्डिंग करनी है, सभी को डेटा नहीं भेजना, राइट। नाउ कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, 4 कंप्यूटर है। मान लो कंप्यूटर 1 कम्युनिकेशन करना चाहता है कंप्यूटर 4 से, तो ये सिर्फ कंप्यूटर 4 के साथ ही कम्युनिकेशन करेगा, बाकी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं होगा, राइट। ध्यान आता है राउटर। हमने अभी राउटर के बारे में डिटेल पढ़ाई है कि राउटर कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर। नेटवर्क क्या करते हैं? बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर, और ये नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। इट यूजेस आईपी एड्रेसेस। ये आईपी एड्रेसेस को यूज करता है टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर डेटा पैकेट्स। डेटा पैकेट्स को भेजने के लिए ये बेस्ट पाथ को चूज करता है विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेसेस। इट कैन आल्सो प्रोवाइड फायरवॉल एंड सिक्योरिटी फंक्शंस। ये कुछ फायरवॉल एंड सिक्योरिटी फंक्शंस भी प्रोवाइड कर सकता है। होम वाईफाई राउटर, आप सभी के घर में राउटर होगा, इस तरीके से ये जो राउटर होता है ये सारे फंक्शनलिटी को प्रोवाइड कराता है, राइट। मोडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। क्या करता है? जो एनालॉग सिग्नल्स है उसको डिजिटल सिग्नल्स में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, राइट। देख सकते हैं एक डिवाइस ने डिजिटल सिग्नल्स दिए तो उसको उसने एनालॉग सिग्नल्स में, फिर दूसरे उसको मॉड्यूलेट किया उसने, और रिसीविंग एंड पे उसको डीमॉड्यूलेट किया, यानी फिर से डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट। एक्सेस पॉइंट यूज इन वायरलेस लैन। वायरलेस लैन में इसको यूज किया जाता है, किस लिए? ताकि वायरलेस डिवाइस को वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सके। देख सकते हैं डेस्कटॉप और पीसी सर्वर ये सब क्या है? हमारा वायर्ड नेटवर्क है। और यहाँ पर क्या है? स्विच है जिसकी मदद से सभी आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर वायरलेस नेटवर्क है, तो ताकि वायर्ड नेटवर्क से ये जो वायर्ड नेटवर्क है और ये हमारी वायरलेस डिवाइसेज है, ताकि आपस में कम्युनिकेट कर सके, इसके लिए हम एक्सेस पॉइंट को यूज करते हैं, राइट। रिपीटर, नेक्स्ट डिवाइस इज रिपीटर यूज्ड टू रीजनरेट एंड एम्पलीफाई वीक सिग्नल्स। ये क्या करता है? जब भी कोई भी नेटवर्क सिग्नल्स आ रहे हैं तो कई बार क्या होता है, ज्यादा दूर तक वीक हो जाता है, तो उनको फिर से रीजनरेट करने के लिए या एम्पलीफाई की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है, राइट।
सिग्नल्स वीक होने लग रहे थे, उसको उसने क्या किया, फिर से रीजनरेट कर दिया और हमारे सिग्नल्स की इसने लेंथ बढ़ा दी। गेटवे, गेटवे कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर्स और प्रोटोकॉल्स लाइक लैन टू इंटरनेट। क्या करता है, अलग अलग आर्किटेक्चर के यानी डिफरेंट डिफरेंट लैंस को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, राइट। फायरवॉल आपको पता ही है, फायरवॉल इज ए सिक्योरिटी डिवाइस और सॉफ्टवेयर। फायरवॉल कोई डिवाइस भी हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, किस लिए काम आता है, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए, ध्यान रखने के लिए इसका यूज किया जाता है, राइट। इंपोर्टेंस ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, क्यों जरूरी है नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क क्रिएशन के लिए, नेटवर्क को बनाने के लिए, डेटा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, ताकि डेटा को अच्छे से ट्रांसमिट किया जा सके, एफिशिएंटली डेटा ट्रांसमिट किया जा सके, एरर हैंडलिंग के लिए, त्रुटि को संभालने के लिए, सिक्योरिटी के लिए और स्केलेबिलिटी के लिए नेटवर्क डिवाइसेस का यूज किया जाता है, राइट। नाउ लास्ट इज फ्यूचर ट्रेंड्स इन नेटवर्किंग। भविष्य में या अभी के वर्तमान समय में जो हम अभी देख रहे हैं, फ्यूचर में क्या क्या ट्रेंड्स आने वाले हैं नेटवर्किंग के, सो है 5G एंड वाईफाई 7 नेटवर्क्स। तो 5G तो हम यूज कर ही रहे हैं, वाईफाई 7 नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं, हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए इनको यूज किया जाएगा इन फ्यूचर, आगे 6G 7G इसको यूज किया जाएगा। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिलियंस ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड, अरबों खरबों लाखों डिवाइसेस जो है आपस में कनेक्टेड होगी नेटवर्क के माध्यम से। देख सकते हैं कि मोबाइल भी आज के समय स्मार्ट वॉच से कनेक्टेड है और स्मार्ट वॉच हमारी एक IoT डिवाइस कहलाती है, राइट। SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, प्रोग्रामेबल नेटवर्क मैनेजमेंट, फ्यूचर में प्रोग्रामेबल नेटवर्क मैनेजमेंट होगा। क्लाउड नेटवर्किंग, देख सकते हैं हम कहीं ना कहीं गूगल ड्राइव भी इसका एग्जाम्पल है। सेंट्रलाइज वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, हम सभी क्या है, एक सेंट्रलाइज कहीं पे एक डेटा स्टोर है, वहां पे नेटवर्क के माध्यम से अपना डेटा स्टोर कर पाते हैं गूगल ड्राइव में, गूगल फोटोज के अंदर। नेटवर्क ऑटोमेशन एंड AI, स्मार्ट सेल्फ हीलिंग नेटवर्क इन फ्यूचर, या अभी भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे नेटवर्क ऐसे हैं कि अगर कहीं पे ब्रेक होता है तो खुद से उसको एरर फ्री कर लेता है, खुद से उसको ठीक कर लेता है, राइट। सो प्यारे स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आज की कंप्यूटर नेटवर्क के महामैराथन के पार्ट 2 को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज का समय काफी मजेदार लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा आप सभी के एग्जाम्स के लिए। और इसी के साथ मैं स्टूडेंट्स आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप सभी एग्जाम्स की काफी अच्छे से मेहनत करते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। सभी टॉपिक्स को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इन डिटेल टॉपिक को समझने के लिए आप जे क्लासीमेट की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर मैंने कंप्लीट सीरीज बनाई हुई है कंप्यूटर नेटवर्क की। प्रत्येक टॉपिक को हमने इन डिटेल समझा हुआ है, तो काफी आपकी हेल्प होने वाली है। पेरेंट्स और जे क्लासीमेट परिवार की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी काफी अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और काफी अच्छे स्कोर आप करिए। हम सबका आशीर्वाद आप सभी के साथ बना हुआ है। तो और मैं मिलता हूं सभी से फिर किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं लेना चाहूंगा आप सभी से विदा। जय हिंद, जय भारत।